ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी। विलोपित तो हुआ नहीं अखिलेश जी। नहीं, और ना रामजीलाल सुमन जी ने उस पर माफी मांगी या कुछ कहा नहीं, कि मैंने गलत बोला। उन्होंने भी गलत, वो तो कह रहे मैं गलत बोला ही नहीं। जब आपका रिकॉर्ड से वो बात निकाल दी गई है, कार्रवाई कर दो। और हमें क्या बोलते हैं आप लोग, भाजपा के लोग हमें बोल सकते हैं क्या? ये पार्टी का डिसीजन है, हमें क्या लेना। जब मैंने ये कह दिया कि कोई भी किसी पर टिप्पणी नहीं करेगा, इतिहास है वो इतिहास रहने दो, इतिहास में अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीज भी हैं, तो आप किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते। जब पार्टी ने कह दिया, आपके लोग हमें क्या नहीं कहते? आपने कहा कि हम गोली मार देंगे, बताओ क्या आप गोली मार दोगे क्या? और हम उनमें से हैं जो घबराने वाले नहीं हैं। आपने बीजेपी ने क्यों कहलवाया कि गोली मार देंगे? एक बार फिर आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं अखिलेश जी की संवाद कल प्रारंभ हुआ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उद्बोधन से हमने इसकी शुरुआत की। पहले भी हम लखनऊ में संवाद करते रहे, लेकिन आज 18 अप्रैल का दिन हमारे लिए इसलिए बहुत खास है क्योंकि 18 अप्रैल 1948 को उत्तर प्रदेश के ही आगरा से अमर उजाला की यात्रा शुरू हुई थी। हमारा पहला संस्करण आज से ठीक 77 साल पहले आगरा से शुरू हुआ। हमारा आज स्थापना दिवस है और हमारे स्थापना दिवस के इस संवाद कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा कि आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के और समाजवाद के प्रणेता रहे, दिग्गज नेता रहे। उस दौर में और अभी के दौर में राजनीति में बहुत परिवर्तन आ गया है, समाज में परिवर्तन आ गया है, देश में परिवर्तन आ गया है। बहुत सारे युवा भी इस सभागार में मौजूद हैं और बहुत सारे युवा इसको लाइव भी अमर उजाला के अलग अलग चैनलों पर, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि समाजवाद की वो विचारधारा, समाजवाद की वो राजनीति आज इस देश के लिए और युवाओं के लिए कितनी प्रासंगिक है और उसमें क्या कोई बदलाव की आवश्यकता भी है? मैं सबसे पहले अमर उजाला के पूरे परिवार का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जैसा कि आपने बताया कि आज स्थापना दिवस है आपका, मुझे खुशी इस बात की कि आप लखनऊ में जो ये कार्यक्रम संवाद का कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को मिलकर के, और बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे उन लोगों से। अमर उजाला सबसे पहले मुझे उन्होंने एक बच्चों के कार्यक्रम में बुलाया था, जिसमें जो बच्चे अच्छे नंबर प्राप्त होते थे, जो टॉपर्स थे, उनको सम्मान करने के लिए बुलाया था। मैं आपके इस संवाद के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। हम लोग तो संवादी लोग हैं, दूसरी तरफ एकवादी लोग हैं। हम सब लोग संविधान से चलना चाहते हैं, कुछ लोग मन विधान से चलाना चाहते हैं। मैं इस संवाद के कार्यक्रम में आपका जो आपने बुलाया, और सबसे पहला प्रश्न जो आपने पूछा नेताजी से और समाजवाद को जोड़ करके, हालांकि नेताजी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने विरासत में जो हम लोगों को समाजवाद दिया है, समाजवादी आंदोलन दिया है, हम सभी समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को यहां तक तो लेकर के आए थे नेताजी, अगले कई सौ वर्षों तक हम लोगों की जिम्मेदारी है उस आंदोलन को ले जाने की। मुझे नहीं पता था कि ये सवाल पहला आपका होगा, और इससे पहले भी जो बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित गए हैं कार्यक्रम में, उनका फौज का रिश्ता है। और मैं यहां पर सरों पर टोपी देख रहा हूं फौज की लगी हुई। फौज हमारे देश की वो फौज है जो कठिन परिस्थितियों में, न जाने कैसे कैसे परिस्थितियों में हमारे देश की रक्षा कर रही है। और एक एक फौजी यहां जानता होगा
कि नेताजी के समय पर वो फैसला लिया गया था कि अगर कोई भी किसी सीमा पर कहीं भी शहीद अगर होगा फौज का, तो उसके घर परिवार तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी। ये जिम्मेदारी ये नेताजी ने निभाई थी। और उसके बैकग्राउंड की बात केवल इतनी सी थी, जिस समय ये फैसला लिया जा रहा था, सरकार ये कह रही थी कि बजट कम है, बजट पर्याप्त नहीं है, हम कितने लोगों को घर पहुंचाएंगे। नेताजी ने उसी समय कहा कि अगर फौजी हमारे देश की रक्षा करता है, उसको सम्मान के लिए अगर घर पहुंचाने और परिवार के बीच में आखिरी समय पे पहुंचाने के लिए कितना भी बजट खर्च होगा, सरकार को बजट करना चाहिए। और उस समय का फैसला आज भी है। ये नेताजी का हमारा एक बहुत इमोशनल रिश्ता फौज से जुड़ा हुआ है। कम लोग जानते होंगे और शायद बहुत लोग जानते हैं, कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं सैनिक स्कूल में और मिलिट्री स्कूल में। सैनिक स्कूल में और मिलिट्री स्कूल में कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे नेताजी ने मिलिट्री स्कूल में पढ़ने का मौका दिया और उसी का परिणाम यह है कि आज भी हम लोग जो फौज में सिखाया गया था हम लोगों को, सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे पीटी होनी है, कितने बजे लंच होना है, कितने बजे स्पोर्ट्स होना है, कितने बजे डिनर होना है, और डिनर की ड्रेस क्या होगी, लंच की ड्रेस क्या होगी और स्पोर्ट्स की क्या ड्रेस होगी, जो कभी फौज में एनडीए में सिखाया जाता है, उस मिलिट्री स्कूल का पूरा टाइम टेबल वही था। नेताजी ने वहां भेजा, उसकी वजह से आज भी हम लोग राजनीति में सक्सेसफुल हैं। दूसरा जो हमें समाजवादी विचारधारा नेताजी ने दी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, उसके जो प्रेम्बल में जो चीजें लिखी हुई हैं कि जो हमारा वी द पीपल और हमें देश कैसा बनाना है, जो हमारा देश कैसा बने, सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हो, तो जो हमारे प्रेम्बल में है समाजवादी, उस विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। जो हमारे आपके सामने चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां हैं कि हम किस तरीके से सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करें और दूसरा आर्थिक गैर बराबरी कैसे दूर करें। ये दो जो चैलेंजेस हैं, उन्हीं चैलेंजेस के आसपास हम लोग राजनीति कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि अभी तक तो हम लोग मुकाबला कर करके आए हैं, आने वाले समय में इस प्रदेश में समाजवादी सरकार होगी और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज पांडे जी थे और आपने ठीक कहा, इसलिए बहुत सारे पूर्व सैनिक और बहुत सारे ऐसे युवा उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ में आकर प्रशिक्षण ले रहे हैं ताकि वो सेना में भर्ती हो जाएं, वो भी अखिलेश जी हमारे बीच में। लेकिन मैं अपने अगले सवाल पर आऊंगा। और आपने कहा कि आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की फिर से सरकार बनेगी। लगता है 27 की तैयारियां भी अभी से ही जोरों पर शुरू हो गई और देश में तो चुनाव की तैयारियां हमेशा चलती है। लेकिन मैं पीछे जाता हूँ, 12 से 17 वाला जो आपका कार्यकाल था, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि आपको क्या लगती है कि उस दौरान ऐसा क्या काम हुआ जिसको आप अभी भी याद करेंगे? मैं आऊंगा उसके बाद अगले सवाल पर। और दूसरा, उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती जो अभी भी आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए चुनौती बनी हुई है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने 12 से 17 की उपलब्धियां पूछ ली। एक वादी लोगों का मैंने भाषण सुना था, वो अभी भी गुम है, किस दुनिया में पता ही नहीं है, किस दुनिया में चले जाते हैं ये भी नहीं पता लगता कई बार। एक बार मैंने एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार को, उसका पूरा विज्ञापन था अखबार का, और उस विज्ञापन में लिखा था कि उत्तर प्रदेश में 17 एक्सप्रेसवे बने हैं या बन रहे हैं। मैंने वहीं से बात निकाल करके ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने वो बात कही, और उसके बाद मैंने देखा कि जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो एक होर्डिंग लगी हुई थी। उस होर्डिंग में लिखा हुआ था कि 13 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, 4 प्रस्तावित हैं, नहीं 7 बन रहे हैं, 6 प्रस्तावित हैं, 7 और 6 13। मैंने तभी सोचा ये जो 4 17 वाले थे तो वो लगता है सपनों में बना रहे थे वो। अगर प्रतिष्ठित अखबार में 17 एक्सप्रेसवे की बात कही जाए और होर्डिंग आपको लगानी पड़ जाए 7 और 6 की, हमारे मुख्यमंत्री जी समझते नहीं है कि एक्सप्रेसवे क्या है।
वो एक्सप्रेसवे को समझते नहीं कि एक्सप्रेसवे क्या है। वो 4 लेन सड़क को भी एक्सप्रेसवे समझते हैं। कोई सड़क बन जाए उसको एक्सप्रेसवे मान लेते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां सब बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं। जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार में एक्सप्रेसवे बन रहा था, आगरा से लखनऊ वाला, उस समय इंडियन रोड कांग्रेस के मानक नहीं आए थे। जो इंडियन रोड कांग्रेस के मानक हैं उसके तहत एक्सप्रेसवे बनने चाहिए, उस समय एक्सप्रेसवे नहीं आया था। तो समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड टाइम में, वो भी नेताजी की वजह से, हम लोगों ने रिकॉर्ड टाइम में 21 महीने में 323 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे और एक्सपेंडेबल टू 8 लेन बना करके दिखाया। और जिस समय नेताजी से लॉन्च कराया था मैं अपनी फौज का धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज फिर एक बार एयरफोर्स का धन्यवाद दूंगा कि एयरफोर्स ने मिलकर के उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ काम किया और देश का वो पहला एक्सप्रेसवे बना जिस एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी के समय पर आप कोई भी बड़े से बड़ा एयरक्राफ्ट उतार सकते हैं। और जिस दिन उद्घाटन हुआ था उस दिन सुकोई ने, मिराज ने टचडाउन किया था और बाद में हरकुलिस जैसा विमान उतरा। और वो समाजवादियों की उपलब्धि थी कि जब देश के प्रधानमंत्री को एक्सप्रेसवे पे उतरना हुआ तो वो समाजवादियों के डिजाइन्ड टेक्नोलॉजी जो हम लोगों ने उस समय पार्ट उनके साथ बनाया था, उसी का परिणाम था कि हरकुलिस जैसा विमान भी उतरा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। तो अभी तो शुरू नहीं किया मैंने। समाजवादी सरकार में जो उपलब्धियां थी 12 से 17 बहुत क्लियरिटी के साथ कि एक तरफ तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना है। मैं इसलिए टोक रहा हूं, एक सबसे बड़ी उपलब्धियां तो होंगी बहुत। एक जो आपके जहन में अभी है, क्योंकि मुझे आगे इससे जुड़ा एक सवाल और पूछना है। आपका टाइम कम पड़ जाएगा, हमारे पास उपलब्धियां ढेर सारी, इसीलिए एक उपलब्धि पूछ रहा हूं। वही मैं 12 से 17 जो एक्सप्रेसवे डिजाइन किया उसका परिणाम ये है कि जो NHAI आज सड़क बना रहा है, NHAI ने भी कॉपी की हमारी डिजाइन की। अभी तक NHAI क्या करता था, सड़क पर टोल लगा देता था। जब उन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देखा कि कोई भी टोल ऊपर नहीं है, सब टोल नीचे हैं, तो अब वो भी शुरू करने लगे। और देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी का दिल कितना छोटा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस में जो बनाए हैं वे साइड एमिनिटीज इतने छोटे बनाए, जो चला होगा वो जानता होगा, इतने छोटे बनाए हैं। और हमारे यहां देखेंगे आप, इतने बड़े बने हैं कि अगर 2 बस इकट्ठी आए तो 2 बस इकट्ठी शौचालय जा सकती हैं, तुरंत शौचालय जाए, अपनी गाड़ी में बैठे आगे चले जाएं। और जो एक्सप्रेसवे में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक्सप्रेसवे सबसे बड़ी उपलब्धि मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि अमेरिका के बारे में कहा जाता था कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बनाया। और मेरा मानना है कि अगर आप रफ्तार बढ़ा सकते हो तो अर्थव्यवस्था बढ़ा सकते हो। इफ यू कैन डबल द स्पीड यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। और इसीलिए एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को हमने दिए। ये जो भाजपा वाले एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, इसमें अगर आप तेज चले तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, आपके कमर दर्द हो जाएगी या पेट दर्द हो जाएगा। और आप सोचिए, एक देश के प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। अगर देश के प्रधानमंत्री एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करें तो वो हमसे भी अच्छा होना चाहिए। किस देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, और वो देश के प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु हैं, दुनिया में उनकी पहचान है, परचम लहरा दुनिया में डंका बज रहा है उनका। और जब आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस में जाएंगे तो उस समय का उद्घाटन हुआ, आज भी मेंटेनेंस हो रहा है। आज भी अगर हम लोग उठ चलें और चलें बुंदेलखंड एक्सप्रेस में तो अभी भी देख लेंगे मेंटेनेंस चल रहा है। और सोचिए, मुख्यमंत्री जी खुद दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि ये हो रहा, वो हो रहा, फलाना हो रहा, ठिकाना हो रहा। अरे सब जानते हैं, ईडी, इनकम टैक्स और जो इनके सब विभाग इन्हीं के हैं। अभी जो हाथा पे छापा पड़ रहा है, हमारे गोरखपुर के लोग जानते होंगे, हाथा से झगड़ा कोई नया नहीं है, बहुत पुराना झगड़ा है, इसलिए उन्हें हाथा नहीं भाता है। सोचो, हाथा वाले नाराज हो गए सर। अखिलेश जी, तो एक मिनट, अभी तो एक्सप्रेस खत्म नहीं हुआ। एक्सप्रेसवे तो बहुत लंबा है, 200 किलोमीटर का है। मैं एक्सप्रेसवे से ही जुड़े एक सवाल पे आ जाता हूं, जोड़ लीजिएगा।
आप नहीं, जोड़ लीजिएगा, एक निवेदन है। नहीं 200 नहीं, वो है 323 किलोमीटर का। हाँ और जो जो नया हमने प्रस्ताव दिया था पूर्वांचल का, वो है 340 किलोमीटर का। और जब से सरकार गई है हमारी, 1 इंच भी इस सरकार ने जमीन एक्वायर नहीं की। सोचिए आप, अगर वो बन जाता तो हमारा बिहार से जुड़ जाता, बंगाल से, और स्टेट को वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे मिलता। तो अभी तो एक्सप्रेस और लैपटॉप की कहानियां मैं इतनी बताना चाहता हूं। समाजवादी सरकार थी, उस समय हम लोगों ने बच्चों को पढ़ने के लिए, डिजिटल डिवाइड खत्म करने के लिए, और लैपटॉप एक जरूरत है बच्चा अगर आगे पढ़ना चाहता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो रहा था, उस समय टेक्नोलॉजी आ रही थी। जियो का जो इंटरनेट की जो व्यवस्था थी, यूपी में जो इन्वेस्टमेंट आया है जियो का, वो जियो का समाजवादी सरकार में आया, और उसका परिणाम ये हुआ कि बड़े पैमाने पे लैपटॉप बांटा। और एक एक लैपटॉप की कहानी है, केवल लैपटॉप नहीं दिया हम लोगों ने, वो लैपटॉप जिन बच्चों को मिला उनकी कहानी है, वो किस तरह पढ़े, किस तरह आगे बढ़े, आगे बढ़ने के साथ साथ उनके पूरे परिवार को उससे पढ़ने का मौका मिला। और हमें याद है, हमारे साथ शायद एक अखबार के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट चल रहे थे हमारे साथ, और उन्होंने बाकायदा पूछा चुनाव के समय पर, उन्होंने स्टोरी की कि लैपटॉप केवल एक बच्चे को नहीं मिला है, पूरे परिवार को उससे पढ़ने मिलने का मौका मिला। और यूपी में जो समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था, वो आज भी किसी गांव में होगा तो वो आज भी चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ है। और नेताजी की फोटो लगाई हमने उसमें, अपनी फोटो लगाई कि जब ऑन करोगे तो हम और नेताजी दिखाई देंगे आपको। और उसकी नकल की, इस सरकार ने नकल की। जो हम लोगों ने लैपटॉप में अपनी तस्वीर रखी, तो इस सरकार ने नकल करके मोबाइल पे ले आए अपनी फोटो, और मोबाइल इतना घटिया दिया है कि यूं घिसते रहो वो चलता ही नहीं है। और ये लखनऊ शहर में जो हम लोगों ने मेट्रो दी है, लखनऊ में मेट्रो दी, कानपुर में मेट्रो दी, आगरा में मेट्रो दी, नोएडा टू ग्रेटर नोएडा मेट्रो दी, और दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो दी। ये दिल्ली वाले बताएं और लखनऊ वाले बताएं कि इन्होंने कौन सी मेट्रो दी है। कोई एक मेट्रो दी हो तो बता दें पूरे उत्तर प्रदेश में। और मैं तो आपसे कहूंगा कि आप तो बहुत अच्छे पत्रकार है, अच्छा अखबार है, कम से कम इसमें रिसर्च टीम लगाइए आप, और वो सच्ची स्टोरी बनाएं कि इस सरकार ने मेट्रो का काम क्यों रोक रखा है। पूरे लखनऊ का मेट्रो काम रुका हुआ है, और वाराणसी में भी दिया था मैंने मेट्रो। हमारे लखनऊ की ना चिंता करें, या कानपुर के बारे में ना सोचें, कम से कम इस सरकार ने, यही मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनने दी। और ये सच्चाई है, मैं डीपीआर और बजट दे करके गया था, लेकिन इस सरकार ने बनारस में मेट्रो नहीं बनने दी। और क्या कहते हैं कि हम गोरखपुर में मेट्रो बनाएंगे। ये गोरखपुर में मेट्रो नहीं बनेगी। अभी देखो बारिश होगी, आपको नाव चलानी पड़ेगी, मेट्रो तो नहीं चलेगी लेकिन नाव चलानी पड़ेगी आपको। वो सोचिए, मुख्यमंत्री अपने गृह जनपद का पानी न निकाल पा रहे हो, इससे बुरा और क्या हो सकता है। वो भी कितने साल हो गए, 10 साल होने जा रहे हैं। ये जो 8 का लगा हुआ है, ये 8 का प्रचार चल रहा है, 8 बना के। ये 8 नहीं है, ये जो डबल इंजन सरकार है, ये 00 है। जब 00 जुड़ते हैं तब 8 बन जाता है। अखिलेश जी, आपने अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि जो यमुना का इंफ्रास्ट्रक्चर को बताया, इसमें एक्सप्रेसवे का बहुत लंबा जिक्र किया, जितना लंबा एक्सप्रेसवे उतना ही अच्छा वर्णन लंबा भी हो गया। लेकिन कल मुख्यमंत्री जी जब हमारे मंच पर थे तो उन्होंने यहां से मंच से एक आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो था उसके सब हमने देखा कि टेंडर आ गए थे और 15,200 करोड़ का टेंडर था। उन्होंने देखा इसमें शायद कुछ गड़बड़, उन्होंने फिर से टेंडर बुलवाया, वो फिर 15,200 करोड़ का आया। तो उनको लगा कि यार ये हर बार मतलब ऐसा कैसे हो गया कि वही का वही आंकड़ा आया। तो उन्होंने फिर टेक्निकल बिड और फिजिबिलिटी सारी एक साथ मंगाई और उसी एक्सप्रेसवे को 11,000 करोड़ में बना दिया। मतलब एक तो 4,000 करोड़ बचाए और दूसरा ये आरोप लगाया कि आपकी सरकार में ये गड़बड़ झाला था, इसलिए 15,200 करोड़ का टेंडर गड़बड़ था। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मुख्यमंत्री जी ये बात नहीं समझते कि एक्सप्रेसवे क्या चीज है। और मुझे उम्मीद है आपके सवाल पूछने के बाद और मेरे जवाब के बाद उन अधिकारियों को बुलाएंगे जिन्होंने उनके कान भरे होंगे, उन अधिकारियों को बुलाएं कान भरे। और मैं ये कह के जा रहा हूं आपसे, जो इंडियन रोड कांग्रेस कहती है कि मीडियन जो एक्सप्रेसवे का होगा वो 12 मीटर से लेकर के 14 मीटर होगा। जिस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था उस समय इंडियन रोड कांग्रेस के मानक नहीं आए थे।
जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मैंने डिजाइन किया था उस समय सरकार में, जो डिजाइन हुआ था वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से भी बेहतर डिजाइन हुआ था, जिसका मीडियन 12 मीटर था। मीडियन का मतलब डिवाइडर, जो दो सड़कों के बीच की जो दूरी थी वो 12 मीटर थी, और सर्विस लेन थी, मंडियां थी, वे साइड एमिनिटीज थी। उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही थी। आप ये बताइए, जो मीडियन था 12 मीटर का, अब कितना है मीडियन उसमें बताइए आप। दूसरा, सर्विस लेन बननी थी, मंडी की जगह लेनी थी। अगर एक भी मंडी बनी हो तो बता दीजिए आप। और मैंने पहले ही जिक्र किया, जो शौचालय बनाए वो ऐसे बनाए जिसमें कोई जा ही नहीं सकता है। तो मानक के साथ खिलवाड़ की, और केवल ये दिखाने के लिए कि सस्ता है, लेकिन क्वालिटी से कितना कंप्रोमाइज किया। ये जो सरकार के समय जब डिजाइन हुआ था तो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज आई थी, जिनको वो जिन मानकों पे हुआ था। मैं आपसे कहूंगा कि इंडियन रोड कांग्रेस एक हाथ में रख लेना, समाजवादी सरकार में जो स्पेसिफिकेशन थे टेक्निकल एंड फाइनेंशियल, उनको हाथ में रख लेना। और उन्होंने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में क्या खिलवाड़ की है और उन्होंने फाइनेंशियल स्पेसिफिकेशंस में क्या खिलवाड़ की है, वो जब आप ध्यान दे दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी बड़ी सरकार ने सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ की है, सेफ्टी के साथ खिलवाड़ की, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए इंडियन रोड कांग्रेस की डिजाइन से, उसके मानक से पूर्वांचल एक्सप्रेस डिजाइन किया था। वो तो भूल जाइए जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। एक गोरखपुर लिंक सड़क बन रही है, 2022 में उसके शुरुआत हो जानी चाहिए थी। 90 किलोमीटर की सड़क 7,000 करोड़ की बन रही है, और 2025 आ गया, अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ। इससे बड़ा गोरख धंधा और क्या हो सकता है? इससे बड़ा गोरख धंधा क्या हो सकता है कि 90 किलोमीटर की सड़क 7,000 करोड़ की, और आपने जो खिलवाड़ की है मानकों के साथ, अंतोगता जब भी जांच होगी। और मैं तो कहूंगा कि दिल्ली की सरकार इस बात की जांच करे कि किन लोगों ने इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों के साथ खिलवाड़ की है। जिन लोगों ने भी इंडियन रोड कांग्रेस के खिलवाड़ की है, सड़क की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ की है, उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये लोकसभा में मैं सवाल उठाऊंगा कि इंडियन रोड कांग्रेस से किसने खिलवाड़ की है, और आपको पता लगेगा कि जो कान में भरने वाले अधिकारी हैं वही सजा पा जाएंगे। आपने आरोप का जवाब भी देने की कोशिश की और साथ ही में एक और आरोप लगा दिया। कोशिश नहीं की, सच्चाई कही है। और एक और आरोप को मैं इसीलिए लाना चाहता हूं सवाल में, इसी मंच से मुख्यमंत्री जी थे कल, उन्होंने आरोप लगाया कि आपके कार्यकाल के समय में एक जिला और एक माफिया होता था और सांप्रदायिक दंगे होते थे, और आंकड़े भी बताते कि उस समय में सांप्रदायिक दंगे ज्यादा हुए। हमारी सरकार में न केवल सांप्रदायिक दंगे रुक गए, बल्कि एक जिला एक माफिया की जो पहचान थी उत्तर प्रदेश की, वो बदलकर एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की हो गई है, और वो प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। लेकिन आपके समय में ऐसा नहीं था, एक जिला एक माफिया का आरोप लगा है मंच पर आपसे। इनकी एक ही उपलब्धि है, पकौड़ा और भगौड़ा। अभी तक की जो इनकी उपलब्धि है, बोला नौकरी, बोला पकौड़ा बनाइए, और भगौड़ा। कितने भाग गए विदेश, सोचिए आप। तो जो लोग संभाल नहीं पा रहे हैं चीजों को, वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज कोई बीजेपी की देन नहीं है। ये मुझे याद है कि देश में कांग्रेस सरकार थी, गुलाम नबी आजाद साहब हेल्थ मिनिस्टर थे। उस समय वो आए, उन्होंने कहा कि हम लोग एक योजना चला रहे हैं। उस समय मैंने पक्ष रखा था ये कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को आप पूरा पैसा दे दीजिए और स्टेट गवर्नमेंट को बनाने दीजिए, पूरा एक एक कर करके मेडिकल कॉलेज बनने दीजिए, पूरा बनने दीजिए। लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं बने उस समय। मुझे याद है कि सबसे पहला शाहजहांपुर का हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री थे, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो और हम दोनों मिलकर के शाहजहांपुर का स्टेट और सेंटर स्कीम का पहला मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था हम लोगों ने। जब तक समाजवादी सरकार रही, हम लोगों ने बजट दिया, बनाया। आपको पता होगा वहां के वित्त मंत्री हैं, वहीं उसी जिले के वित्त मंत्री हैं जो पहला शुरू किया था मेडिकल कॉलेज सरकार का, सेंट्रल स्टेट की स्कीम का।
आप बताइए असिस्टेंट प्रोफेसर कितने हैं वहां पर, प्रोफेसर कितने हैं वहां पर, टेक्निकल स्टाफ कितना है, मशीनें कितनी हैं, क्या इलाज हो रहा है वहां पर, क्या दवाई मिल रही है? जो पहला बना हुआ शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज, उसमें पर्याप्त इंतजाम नहीं है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है पर्याप्त। आप बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हो, आप क्या डॉक्टर बना रहे हो? और केवल यही नहीं, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज समाजवादियों ने दिया था, क्या हालत कर दी मेडिकल कॉलेज की, क्या हालत कर दी आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज की, क्या हालत कर दी आपके बगल में लोहिया इंस्टीट्यूट बना हुआ है, आप पता करिए क्या है, कैंसर इंस्टीट्यूट बना हुआ है, और इधर कैंसर की बीमारी बहुत फैल रही है, नंबर्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कैंसर इंस्टीट्यूट जो बना हुआ था 100 एकड़ में, उन्होंने जमीन उसमें से पीछे से काट करके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से मेडिकल यूनिवर्सिटी बना दी। क्या यूनिवर्सिटी बनाने से वहां मेडिकल चलने लगा क्या? और वो भी सोचिए किसने शिलान्यास किया था, प्रधानमंत्री जी ने। यूनिवर्सिटी का पता ही नहीं है क्या कर रही है वो यूनिवर्सिटी। और यहाँ का आप पता करिए, बगल में है ये लोहिया इंस्टीट्यूट, सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं, सबसे ज्यादा लोग आते हैं, मरीज आते हैं यहाँ पर लोग, क्या इलाज मिल पा रहा है यहाँ पर? मेडिकल कॉलेज जो केजीएमयू का यूनिवर्सिटी, वो देखिए आप क्या हालत है उसकी, आए दिन अखबारों में खबर निकलती है, हर दिन उत्तर प्रदेश में देखिए कि आप मामूली चीजें नहीं है, अगर गरीब चाहे अस्पताल में एडमिट कराना है तो एडमिट नहीं हो पा रहा। आप ट्रॉमा सेंटर में देखिए दलाल घूम रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, तब जब अखबार को इतना भुगतान करते हैं ये लोग, उसके बाद भी अखबार वाले थोड़ी बहुत खबर निकाल देते हैं, और अगर अखबार वालों को फ्री छोड़ दें तो अभी पता लग जाएगा सरकार की सच्चाई क्या है। इतना दबाव है सब लोगों पर। अखिलेश जी, मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि अमर उजाला ही वो अखबार है जिसने संवाद का ये मंच आपको हासिल कराया, और आपकी पूरी बात लाइव प्रसारित हो रही है। इसी से मैं अपने अगले सवाल पर भी आता हूं, और हम इस मंच पर आपकी इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आप ही की पार्टी के दो नेताओं के बयान हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय है। पहले मैं आता हूं अबू आजमी के बयान पर, जो कहते हैं कि औरंगजेब तो अच्छा प्रशासक था, क्रूर नहीं था, तानाशाह था, उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, और छावा फिल्म के आने के बाद जो पूरा विवाद हुआ, इस पर आपका क्या कहना? आप ही की पार्टी के नेता हैं और वो कहते हैं कि औरंगजेब तो अच्छा राजा था, क्रूर तानाशाह नहीं था, निर्दयी नहीं था, अत्याचारी नहीं था, और उसी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर भी कई बातें आई। इस पर आपकी क्या राय है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, और क्योंकि अमर उजाला ने बुलाया तो इसीलिए मैं अमर उजाला पे आया हूं कि मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर कि सच्ची खबरें हमेशा आप लोग लाते रहेंगे। एक जिसका काम था जगाने का, वो जगा नहीं रहा था, पता नहीं सुला रहा था लोगों को। जागरण करने की जिसकी जिम्मेदारी थी, वो लोगों को सुला रहा था। जो सवाल आपने पूछा, मैंने लोकसभा में भी कहा और जहां भी मुझे प्रेस मिली वहां पर मैंने कहा, जो इतिहास हमें सही दिशा न दिखा सके, जो इतिहास हमें प्रोग्रेसिव रास्ते पे न ले जा सके, जो इतिहास हमारे आपके बीच में खाई पैदा करे, उस इतिहास को इतिहास ही रहना देना चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी पार्टी के लीडर से कहा, मैं आपके माध्यम से फिर कहता हूं, धार्मिक किसी पे भी हम लोगों को कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है, और इसके साथ साथ कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी है जो नकारात्मक चीजें पैदा करे, क्योंकि बीजेपी अपॉर्चुनिटी ढूंढने का इंतजाम तैयारी रखती है। उसका लक्ष्य है कि मुख्य मुद्दों से हम लोग ध्यान हटा के रखें। आज सूची आई है, मान लीजिए कुछ दिन पहले, दुनिया के 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों की, भारत का कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी नहीं उस सूची में। और इसलिए नहीं क्योंकि यहां पर दुनिया जान रही है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, नकारात्मक काम हो रहे हैं, यहां बुलडोजर चल रहे हैं, यहां पर झूठा फंसाया जा रहा है पॉलिटिकल लोगों को। आप बताइए, दुनिया की 100 लोगों की सूची निकली है, प्रभावशाली लोगों की, लेकिन हमारा भारत का एक भी नहीं है कोई उसमें। वो इसीलिए नहीं क्योंकि दुनिया देख रही है फ्रीडम ऑफ प्रेस में हम कहां खड़े हैं, इक्वलिटी के इंडेक्स में हम कहां खड़े हैं, भुखमरी के इंडेक्स में हम कहां खड़े हैं, हमारा रुपया दूसरे तुलना में, डॉलर के, पाउंड के और कोई तुलना में हम कहां खड़े हैं, हम ट्रेड में कहां खड़े हैं। तो तमाम चीजें, तमाम मानकों की वजह से, जो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, उसकी वजह से हम लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं दुनिया में। और फिर अल्पसंख्यकों पे हमला हो रहा है, जैन समाज को भी हमला कर दिया उनके ऊपर। जो जैन समाज बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, और उनकी जमीनों पे कब्जा शुरू हो गया। ये पता नहीं क्या है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि अगर वो जमीन देख लें
तो बस कब्जा कर लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जमीनी पार्टी है। ये जमीन दे करके कब्जा करने वाली पार्टी है। और कई उदाहरण है मेरे पे, अगर उदाहरण कोई जानना चाहे तो और उदाहरण बहुत। लेंगे अखिलेश जी। बस मैं वापस उसी सवाल पे इसलिए आऊंगा कि आपने जो बात कही कि धर्म के बारे में ऐसी बात नहीं करना चाहिए, विद्वेष, तो आप ये मानते हैं कि अबू आजमी ने जो बयान दिया वो गलत था? नहीं, जिन परिस्थिति में उन्होंने दिया, पता नहीं वो किस भाव से क्या कहना चाहते थे। सही था या गलत? नहीं, मैं दूसरी बात कहता हूं आपसे। अगर मैं सिर्फ ये इतना कह दूं, बता देंगे कि वो नहीं, बयान मैं सही था या दूसरी गलत बात तो कहता हूं, आसानी हो जाएगी। मैं दूसरी बात कह देता हूं। अगर मैं ये कह दूं कि सम्राट अकबर भी पदयात्रा करते हुए भगवान कृष्ण के भजन सुनने गए थे, तो कहो बीजेपी इसका तमाशा बना दे? कहीं इतिहास में तो कहीं है ही नहीं है। ये देखिए मुगल वाले लोग हैं। अब देखिए उदाहरण देखिए आप, वर्ल्ड का और यूरोप के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट को मैंने हायर किया, और हायर कर करके एक मुगल म्यूजियम बनाने की कोशिश की। मैंने मुगल म्यूजियम बनाया मैंने आगरा में। और मुगल म्यूजियम इसलिए बनाया कि जो हमारा आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, हमारा जो ट्रेडिशंस हैं, हमारा जो फूड है, और ये इसकी नॉलेज हो लोगों को कि किस तरीके से हम मिली जुली संस्कृति या गंगा जमुनी संस्कृति या सदियों से हम मिलजुल करके कैसे रह रहे हैं। क्योंकि मुगल एम्पायर और मुगल की वजह से ताज देखने आते हैं लोग, तो इसलिए मुगल म्यूजियम बनाया। मुख्यमंत्री जी गए, बोला नहीं मुगल म्यूजियम नहीं होगा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से होगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से कर दो। तो हमने कहा उनकी मां की भी प्रतिमा यहां लग जाएगी। आप नाम बदल रहे हो, पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हो, लेकिन दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट से जो मुगल म्यूजियम बन रहा था, आज भी आपने बजट नहीं दिया। 8 या 9 साल हो गए, बंद पड़ गया उसको। आपकी छवि क्या बनेगी दुनिया में? क्योंकि मुगल म्यूजियम नाम था, इसलिए उसको नहीं बना रहे थे। अब जैसे होटल ताज है, मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन करें कि पूरे देश में जितने भी ताज होटल हैं इसका नाम बदल देना चाहिए। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन नहीं करेंगे तो समाजवादी लोग वहां पर जाकर के पत्र लिखेंगे कि टाटा जो सबसे बड़ा देश का उद्योगपति है, वो ताज का नाम इस्तेमाल नहीं करे, इसको हटाए। क्या ये संभव है? बिल्कुल ठीक बात की अखिलेश जी आपने। और आपने एक बहुत अच्छी बात तो ये की कि मुझे इतिहास से जो चीजें खाई पैदा करती हैं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे ये बीजेपी के लोग जो झगड़ा कर रहे हो, खासकर हमारे यूपी वाले, इनसे कहना, ये जो गमछा मैं पहन के आया, हालांकि मैं लाल पहनता हूं, आपने सवाल ही नहीं पूछा रंग क्यों बदल आया। मैं इसलिए पहन के आया कि अभी मैं पुरी गया था, जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जी, वहां जगन्नाथ धाम पे होकर के आया मैं जी। मुझे जानकारी मिली है योगी जी गए नहीं अभी तक। आप बताइए। आप तो वहां का गमछा है? नहीं, वो गए नहीं अभी तक। गमछा तो इसलिए पहन के आया कि आपको याद दिला दूं आपके माध्यम से उन्हें। ठीक है, आपने याद दिलाया। वो गए नहीं है, तो इसका मतलब मैं ये कहूं कि वो हिंदू नहीं है? क्या ये मैं नहीं कह सकता? अगर मैं बीजेपी का होता तो मैं कह देता वो हिंदू ही नहीं है, वो खराब हिंदू है। क्योंकि अगर सच्चा हिंदू है तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस हमारा धर्म सिखाता है, जब उन्होंने शिकागो में भाषण दिया तो उन्होंने भाषण ये दिया कि हम उस देश के, उस धरती से आते हैं जो देश और जिस देश का धर्म हमें यह सिखाता है कि हम सबको स्वीकार कर लेते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हमारा धर्म सिखाता है, सहिष्णुता सिखाता है, टॉलरेंस सिखाता है हमारा धर्म। बताइए विवेकानंद जी की कितनी बात मानते हैं? केवल वस्त्र पहन लेते हैं, उन जैसे बोले हम हो गए विवेकानंद। तो वस्त्र से कोई योगी नहीं हो सकता है, विचार से योगी हो सकता है। इस लोकतांत्रिक देश में आप डंडे की बात करेंगे? आप अरे जो खुद ही अंडा है वो डंडे की बात ही तो करेंगे, और क्या बात करेंगे? क्योंकि आप ये बताइए, नया शब्द आ गया जीरो पॉवर्टी। ये क्या है जीरो पॉवर्टी? कभी अंग्रेज या दूसरे मुल्क के देश के लोग इस्तेमाल करते हैं जीरो पॉवर्टी, बोले जीरो पॉवर्टी होगी उत्तर प्रदेश में। जीरो को हम लोग अंडा भी कहते हैं, तो जीरो पॉवर्टी हो गई क्या? 8 साल बाद जीरो पॉवर्टी। और फिर आप कहते हैं हम ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जीरो टॉलरेंस है। आप किसी के साथ भी अन्याय कर दे रहे हो, आप किसी पे भी झूठे मुकदमे लगा दे रहे हो, आप किसी को भी जेल भेज दे रहे हो, आप किसी की भी इनकाउंटर कर दे रहे हो, हत्या कर दे रहे हो। बस्ती में एक उपाध्याय नौजवान बच्चा
इसलिए मार दिया पुलिस ने पीट पीट करके, क्योंकि उसे 5,000 रुपए मांगे जा रहे थे। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि पुलिस वाले 5,000 रुपए मांग रहे थे, उसमें 5,000 रुपए नहीं थे। इसी तरह मुझे याद है, मुस्लिम एक लड़का, टिकटॉक उस समय चलता था, टिकटॉक चलता था, जौनपुर का मुस्लिम बेटा, क्योंकि टिकटॉक बना लिया था, पुलिस ने पकड़ लिया, उसके पिताजी से पैसे मांग रहे थे, उसकी भी जान चली गई। अभी आजमगढ़ में एक दलित, उससे पैसा मांगा जा रहा था, वसूला जा रहा था, पुलिस ने इतना पीटा, क्या दिखाया कि नाड़े से इसने फांसी लगा दी। ये है पुलिस का विभाग। ठीक है, आपके पास बहुत उदाहरण है अखिलेश जी, लेकिन मैं अगले बयान पे आता हूं। रामजी लाल सुमन, आपने कहा कि इतिहास को याद करके खाई नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन वो इतिहास के राष्ट्र नायकों को अगर गद्दार कहेंगे तो देश में हलचल होती है, विरोध होता है। वो कह रहे हैं कि राणा सांगा गद्दार थे। कई बार मैंने लोकसभा में देखा है, और कोई पहली बार नहीं लोकसभा, अगर आप लोकसभा का पूरा इतिहास उठा करके देखें, कई बार किसी भाव में कोई बात कह दी जाती है और गलत जब होता है तो स्पीकर कहता है इस शब्द को निकाल दिया रिकॉर्ड से, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया है, रिकॉर्ड से चीज नहीं निकाली जा सकती है। तो ये सरकार को तय करना चाहिए, सरकार क्यों नहीं पाबंदी लगाती है? सरकार हर चीज पे पाबंदी लगा सकती है। तो अगर कोई वर्ड, अगर पार्लियामेंट के स्पीकर ने या राज्यसभा के चेयरमैन ने हटा दिया है शब्द, तो वो शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी किसकी थी? ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी। विलोपित तो हुआ नहीं अखिलेश जी, नहीं, और ना रामजी लाल सुमन जी ने उस पर माफी मांगी या कुछ कहा कि मैंने उन्होंने गलत बोला। उन्होंने भी गलत, वो तो कह रहे हैं मैं गलत बोला ही नहीं। जब आपका रिकॉर्ड से वो बात निकाल दी गई है, कार्रवाई कर दो, और हमें क्या बोलते हैं आप लोग, भाजपा के लोग हमें बोल सकते हैं क्या? अब आप ये बताइए मुझे, ये पार्टी का डिसीजन है, हमें क्या लेना? जब मैंने ये कह दिया कि कोई भी किसी पर टिप्पणी नहीं करेगा, इतिहास है वो इतिहास रहने दो, इतिहास में अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीज भी हैं, तो आप किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते। जब पार्टी ने कह दिया, आपके लोग हमें क्या नहीं कहते? आपने कहा कि हम गोली मार देंगे, बताओ क्या आप गोली मार दोगे क्या? और हम उनमें से हैं जो घबराने वाले नहीं हैं। आपने बीजेपी ने क्यों कहलवाया कि गोली मार देंगे? आपने संविधान बदल देंगे की मुहिम चलाई और बहुत बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा। लोकसभा के चुनाव में 37 सीटें आपकी आ गई संविधान बदलने की बात पर आपको जो, लेकिन आगे के चुनाव में वो न इंडी गठबंधन रहा, न वो संविधान बदलने वाली बात आगे बढ़ पाई, और बाकी के चुनाव में महाराष्ट्र से लेकर सब जगह फिर भाजपा को ही सफलता मिली। अब 2027 को देखते हुए संविधान बदल देने वाली बात पर और पीडीए वाला जो आपका मूल मंत्र है, उस पर आप कैसे इस चुनाव को आगे बढ़ाएंगे? अगर किसी को कोई धमकी देता है, हमारा संविधान और कानून कहता है कि उसके पे ये कार्रवाई करनी चाहिए। संविधान और कानून ये कहता है, संविधान और कानून के तहत आप कार्रवाई करिए। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि यहां पर कानून और संविधान नहीं चल रहा है, कोई भी किसी को कुछ भी कर सकता है। आप ओपनली चैलेंज कह रहे हो। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर संविधान से देश चल रहा है और कानून से देश चल रहा है, जिस भावना से जिस लोगों ने कहलवाया कि गोली मार देंगे, जान ले लेंगे, आप बताओ इस संविधान और कानून में कार्रवाई क्यों नहीं की? इसीलिए नहीं की ना, क्योंकि आप संविधान और कानून को नहीं मानते हैं आप। और फिर जिस मंदिर में मैं गया, उसको गंगा जल से क्यों धुलवाया आपने? क्या हमारा संविधान कानून ये कहता है कि आप गंगा जल से धो देंगे मंदिर को? आप क्या ये नियम और कानून से चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ये किसकी जिम्मेदारी है? जो आज के दिन सरकार में है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर समाज में कोई इस तरह की भावना पैदा कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। बताओ बीजेपी के लोगों ने क्या कार्रवाई की? और मैं उन पुराने तमाम ऐसे मुद्दे उत्तर प्रदेश में जहां कानून और नियम की कोई परवाह नहीं करी गई, कहीं लोगों को, और इसीलिए उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, फेक इनकाउंटर में नंबर 1 है। आप सोचिए, फेक इनकाउंटर में हम नंबर 1 है, हम कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। क्या हमें नहीं दिखाई दे रहा? और सुनिए, सबसे बड़ी बात, एक आईएएस कमीशन ले रहा था, कमीशन लेकर के भाग्य अंडरग्राउंड हो गया। ये सरकार केवल विरोधियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए न जाने कितने इन्होंने काम किए। अब जैन वालों का भी नंबर आ गया, बौद्ध वालों का भी नंबर आ गया। आप बताइए, बंबई में क्या जमीन छीनने के लिए नहीं, जैन लोगों का मंदिर गिरा दिया आपने। उनकी किताबें जीवन मानते किताबों को, धार्मिक किताबों को उन्होंने बुलडोजर से उड़वा दिया। क्यों? क्योंकि बिल्डर उनके साथ जुड़ा हुआ है। और केवल एक जगह जैन लोग धर्म वालों पर नहीं अटैक हुआ,
मध्य प्रदेश में देखिए कितना अटैक हुए मध्य प्रदेश में। मुनियों ने, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उनसे क्या लेना चाहती है बीजेपी? जमीन के अलावा क्या लेना चाहती है? तो ये बदनाम करने के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। और सोचो, उनकी मुख्यमंत्री ने माफी मांगी। ये भाजपाई लोग जो ज्यादा अपने आप को ईमानदार समझते हैं, कि आप टोटी चोर बोलोगे मुझे, और अगर हम तुम्हारे बारे में कह दें तो? क्योंकि हम संविधान मानते हैं, कानून मानते हैं, हम सीमाएं जानते हैं, इसलिए हम सीमाओं के बाहर नहीं जाना चाहते हैं। और बात लक्ष्मण रेखा की कह रहे हैं आप, अरे पूरा देश जानता है लक्ष्मण रेखा क्या होती है। एक साधु के भेष में आया था रावण और सीता मां को लेकर के चला गया था। क्या लक्ष्मण रेखा की बातें कर रहे हैं आप? क्या आप सुप्रीम कोर्ट को डराना चाहते हो? आप कोर्ट को डराना चाहते हो? अखिलेश जी, मैं अगले सवाल पर आता हूं। आपने लोकसभा की बात की, लोकसभा की कार्रवाई की बात की, और बहुत गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे। और वहीं पर लोकसभा में एक बहुत गंभीर संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव था, वक्फ बिल में एक संशोधन करना था, वक्फ बिल के संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। और उस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आपने गृह मंत्री अमित शाह से लोगों कहा कि भाजपा तो अपना अध्यक्ष भी नहीं ढूंढ पा रही, और उन्होंने कहा कि भाजपा में इसलिए दिक्कत होती है कि लाखों लोगों में से किसी कार्यकर्ता में से अध्यक्ष चुनना पड़ता है, लेकिन आपके मामले में तो अगले 25 साल तक भी ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस नोकझोंक का वहां शायद आप जवाब नहीं दे पाए, यहां जवाब देना चाहेंगे? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने वर्कर्स और सब मिलकर के एक उनका अपना संविधान होता है, उसके तहत चुना जाता है। समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष चुना जाता है, और क्योंकि बीजेपी में चुना नहीं जाना है, कुछ लोगों को मिलकर के तय करना है, इसलिए समय लग रहा है। जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम तो उनसे कहेंगे कि एक फेज में यूपी का इलेक्शन क्यों नहीं करा देते हो? आप तो कह रहे हो वन नेशन वन इलेक्शन, हम कहते हैं एक फेज में इलेक्शन करा दो यूपी का। और फिर जब आप अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हो, तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करा लोगे आप? लेकिन अखिलेश जी, वहां परिवार से नहीं बनता ना। उनका कहना आपके यहाँ परिवारवाद है, परिवारवाद का आरोप आप पर लगातार लगता है, इसलिए आपके यहाँ चयन की कोई दिक्कत ही नहीं है, जो बनेगा परिवार से ही बनेगा। ऐसा नहीं है। परिवार से बनना न बनना, उसे अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी, और बिना काबिलियत के कोई अध्यक्ष नहीं बनकर के रह सकता है। और समय और परिस्थिति के हिसाब से फैसले ले जाते हैं। बीजेपी वाले दूसरों की तो चिंता कर रहे हैं, अपने परिवारवाद की चिंता नहीं कर रहे हैं। वो खुद ही परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, वो खुद ही अपने परिवार है एक उनका। वो अपने आप को तो सबसे बड़ा परिवार कहते हैं, उससे खतरनाक परिवार कौन हो सकता है? और फिर जो परिवारवादी बातें कर रहे हैं, कहां परिवारवाद नहीं है? जो यहां के मुख्यमंत्री जी हैं, हमसे पहले चुने गए हैं, वो क्यों चुने गए हैं? उनका रिश्ता मठ से क्या था? अगर उनकी रिश्तेदारी नहीं होती मठ से, तो शायद उन्हें यह मौका नहीं मिलता। बीजेपी में भरा पड़ा है परिवारवाद। कल्याण सिंह जी के परिवार के लोग नहीं है क्या राजनीति में? हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, राजनाथ सिंह जी का, उनके परिवार के लोग भी हैं। मध्य प्रदेश चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, किस प्रदेश में परिवारवाद नहीं है? तो परिवारवाद तो भरा पड़ा है दूसरों को बदनाम करने के लिए। और फिर परिवारवाद केवल यहीं क्यों देख रहे हो आप? हर फील्ड में क्यों नहीं देखते हो? डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, वकील का बच्चा वकील, जज का परिवार का जज है कि नहीं है? कि नहीं है, बताइए आप। तो प्रोफेशन और राजनीति में थोड़ा सा अंतर होता है। राजनीति तो भी जनतावादी सेवा होती है, का काम है। आप प्रोफेशन को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि नहीं। समय का इशारा हो रहा है अखिलेश जी, इसलिए मेरे 2 सवाल और बचे हैं। और चूंकि सवाल तो बहुत है, लेकिन समय हमारे पास कम है। परिवारवाद से ही जुड़ा एक और बहुत बड़ा आरोप आप पर लगातार लगता है कि वो जातिवाद की राजनीति करते हैं। और कल मुख्यमंत्री जी अपने उद्बोधन में भी कह रहे थे, अगर इतनी ही दलितों की चिंता है तो आपके समय में दलितों के लिए मकान क्यों नहीं बने, दलितों के उद्धार के लिए तब काम क्यों नहीं किया, दलितों के जो नायक हैं जिन्होंने दलित उद्धार पर बहुत काम किया, वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्यों नहीं है? लेकिन आप सिर्फ जातिवाद की और वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और जातिवाद के माध्यम से आप देश को या समाज को तोड़ने वाला काम ज्यादा करते हैं। तोड़क शब्द का इस्तेमाल हुआ था। मैं चाहूंगा, जो लोग भी समाजवादियों पे आरोप लगाते हैं जातिवाद का, उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताब जाति तोड़ो हिंदू बनाम हिंदू, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। और दूसरी किताब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की एनिमिलेशन ऑफ कास्ट,
वो भी उन्हें पढ़ना चाहिए। ये जातियां हमने नहीं बनाई, कोई एक मनु महाराज आए थे, उन्होंने बना दी। और जिसको जो काम करना था उसने काम नहीं किया। अगर जिसका जो काम था अगर वो काम करता तो आज हमारा देश अशिक्षित नहीं होता, अनपढ़ नहीं होता, और हमारा देश गुलाम भी नहीं होता। हम मुगलों से भी गुलाम रहे और हम अंग्रेजों से भी गुलाम रहे। तो जिसको जो काम करना था वो काम किया नहीं, उसी का परिणाम यह है कि आज सबसे ज्यादा हम अशिक्षित हैं और सबसे ज्यादा हमारा देश गुलाम भी रहा। और जहां तक सवाल जातिवाद का है, मुख्यमंत्री जी ये भी बता के चले जाएं, इस उत्तर प्रदेश में किसी ने किसी का मुख्यमंत्री आवास नहीं धोया होगा गंगा जल से। जिस समय मैं वहां से बाहर हुआ, बताओ गंगा जल से धोया था मुख्यमंत्री आवास की? नहीं धोया। और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जातिवादी पार्टी कोई नहीं है। वो जातिवादी लोग हैं, वो जाति के हिसाब से फैसला लेते हैं। वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स क्या जाति के आधार पर नहीं हो रहे? क्या डीजीपी का अपॉइंटमेंट? सब लोगों में चर्चा है और उसी चर्चा से बात मैंने निकाली। मैंने कहा कि दो चीजें तो हम लोग जानते हैं डीजीपी के बारे में, एक वो कारवाहक होंगे और दूसरे सिंह होंगे, बीच का नाम आना है बस। तो जातिवाद कौन है? जब हम सरकार में थे तो गवर्नर हाउस जातिवादी बताता था। आज बताइए मुख्य 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 किस जाति के लोग हैं? मुख्य 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 लोग किस जाति के लोग बैठे हुए हैं? हम समाजवादी लोग कभी जातिवादी लोग नहीं हो सकते। हम लोगों ने सबको लेकर के साथ चलने का काम किया है। जब कभी भी फैसला लिया होगा सबको साथ लिया है। और पीडीए केवल नारा नहीं है, ये हमारी भावना है। जो पीड़ित दुखी है वो हम उनके साथ खड़े हैं। जो पिछड़े दलित आदिवासी जिनके साथ अन्याय हो रहा है, पीड़ित दुखी पिछड़े दलित और हमारे मुसलमान भाई, जैन समाज, बौद्धिज्म, इन सब के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। क्योंकि समय समय पे ये सरकार उनकी भी छीन रही है। बौद्ध धर्म के स्थानों को छीन रही सरकार, बीजेपी के लोग छीन रहे हैं। ये जो मुस्लिम भाइयों के वो स्थानों को बीजेपी वाले छीनना चाहते हैं। जैनियों का उदाहरण है, छीनना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी को। संवाद का मंच है, सार्थक संवाद का मंच है, इसलिए जिस तरह हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है वैसे ही हर राजनीतिक विचारधारा का भी प्रतिनिधित्व हो, या अमर उजाला की सोच है। आज स्थापना दिवस के दिन इसी सोच के साथ अखिलेश यादव जी आप आए। सवाल तो बहुत सारे हैं। आपने जो मुगल काल को और अंग्रेजों के काल को जोड़कर 1000 वर्ष की गुलामी बताई, वो भी एक सवाल हो सकता है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि संवाद का सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। अभी समय की सीमा है, आपकी भी व्यस्तता है, लेकिन आपने अमर उजाला के संवाद के मंच पर आकर अपना वक्त दिया, अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, अमर उजाला का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार प्रकट करता हूँ। व्यक्तित्व का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।